पढ़ेंगे हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम। देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है आप लोग पढ़ रखे हैं, ठीक है, ऑप्टिक्स में पढ़ाया था। कोई प्रिज्म है, यहां से अगर वाई लाइट जाती है तो ये क्या करेगी, डेविएट होगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, डेविएट होगी। यहां पर विब ग्योर, ठीक है ना, VIBGYOR। अगर ये व्हाइट लाइट आ रही है, अगर व्हाइट लाइट आ रही है तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें क्या हो जाएगी, ये स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। ये किसमें, इसको क्या बोलते हैं, इसी क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। व्हाइट लाइट किसमें गई, विब ग्योर, ठीक है। ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सारी कहानी आपको पता है, ठीक है। अगर इसका लगभग क्या बताया था, लगभग ये 4000 एंगस्ट्रॉन से, नैनोमीटर से नहीं, एंगस्ट्रॉन में करें अगर हम, 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन। और इस रेंज को क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो रेंज है वो क्या है, विजिबल रेंज है। ये क्या है, विजिबल रेंज है। बातें नहीं करो, क्यों इतनी बातें हो रही हैं, क्यों अमीना, क्यों बात कर रही हो, हाँ? यहां ध्यान दो बच्चों, हाँ, बातें नहीं करो, सुनो मेरी बात समझो। देखो फ्रीक्वेंसी सुनते ही कुछ चीजें समझ में आती हैं, कुछ चीजें समझ में नहीं आती होंगी ना। फ्रीक्वेंसी पता नहीं क्या टर्म है फ्रीक्वेंसी, अरे फ्रीक्वेंसी पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज है। रेंज आप लोग को कराई थी ऑप्टिक्स की शुरुआत में, याद है, पूरी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज है। उसमें एक रीजन है कि विजिबल रेंज का, क्या है, विजुअल। अगर आपकी वेवलेंथ जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन तक होती है तो वो हमको क्या होती है, दिखाई देती है। वो हमको क्या करेगी, दिखाई देगी। उसमें भी सबके कलर हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, इन सबके क्या है, कलर है। मैंने सोल्यूशन में भेजा था आप लोग को, सोल्यूशन में भेजा था, अच्छा खोल के देखा ही नहीं होगा, सोल्यूशन देखा था। वायलेट कब होता है, ग्रीन कब होता है, रेड कब होता है, उसकी वेवलेंथ मैंने भेजी थी आप लोगों को, ठीक है। तो वो सारे क्या है, इससे आपके कलर दिखाई डिसाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये तो आपको कौन सा है, बैंड ऑफ 7 कलर, इसमें लिखो बैंड ऑफ 7 कलर ऑब्टेन, एक लाइन लिखिए, बैंड ऑफ 7 कलर ऑब्टेन एट स्क्रीन, बैंड ऑफ 7 कलर ऑब्टेन एट स्क्रीन इज स्पेक्ट्रम, इज स्पेक्ट्रम। बैंड ऑफ 7 कलर ऑब्टेन एट स्क्रीन इज स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब हेडिंग डालिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम, हेडिंग डालेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसमें लिखिए, फर्स्ट लिखिए एमिशन स्पेक्ट्रम, फर्स्ट लिखिए एमिशन स्पेक्ट्रम, सेकंड लिखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम, सेकंड लिखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इसमें पहली हेडिंग डालिए एमिशन स्पेक्ट्रम, पहली हेडिंग डालेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। डायग्राम बनाते रहिए। देखो कोई एटॉमिक गैस है, एटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें हैं और इलेक्ट्रिक करंट से हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। बात समझिए, एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या, बहुत बार बता चुका हूं एटॉमिक्स में मैं आपको।
जैसे मान लीजिए कि ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके आगे ऑर्बिट है, इसके आगे ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट्स कैसे हैं, इसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा, इसकी एनर्जी क्या होगी और ज्यादा। तो जब हम इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देंगे, तो वो क्या करेगा, वो इस स्टेट में आ जाएगा, इस स्टेट में आ जाएगा। तो ये कौन सी स्टेट हुई, हायर एनर्जी स्टेट। क्या हुई, हायर एनर्जी स्टेट। और कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में नहीं रहना चाहता है। आप समझिए, आप जैसे रनिंग कर रहे हैं ना, बहुत तेजी से दौड़ के गए, तो क्या आप जीवन भर चाहते हैं कि आप दौड़ते ही रहें? आप क्या जाएंगे, जैसे ही आपको मौका मिलेगा आप बैठ जाएंगे। तो आप किस पोजीशन, आप देखो लाइफ में हाई एनर्जी, जैसे आप बहुत तेज दौड़िए तो देखिए सांस वगैरह क्या हो जाती है, फूलने लगती है तुरंत ही। तो क्या आप उसी स्टेट में रहना चाहते हैं? नहीं, आप किसी स्टेट में रहना चाहते हैं जहां पे एनर्जी क्या हो, कम हो, लेकिन हम क्या हो, रेस्ट पे हो। तो अगर मैंने मान लीजिए आपको पुश किया तो आप हाई एनर्जी स्टेट में चले तो गए, लेकिन आपका बेसिक नेचर क्या है, हायर एनर्जी स्टेट में ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, किस में आ जाएंगे, लोअर एनर्जी स्टेट में। तो ये जो हायर एनर्जी स्टेट होती है क्या होती है, अनस्टेबल की होती है। क्या होती है, अनस्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर चला तो जाता है, अगर इसको हीट किया, एटॉमिक गैस है, इसको हीट किए और यहां से कूद के यहां पर पहुंच गया, तो क्या यहां पर रुकेगा, यहां पर नहीं रुका, ये क्या हुआ, नीचे आ गया। तो ये एमिट करता आएगा कैसे, जब एनर्जी उतनी रिलीज कर देगा, उतनी एनर्जी रिलीज कर देगा। करेगा कैसे, इन टर्म्स ऑफ फोटोन, इन टर्म्स ऑफ फोटोन। क्या होगा, फोटोन एक एमिट कर देगा और इस एनर्जी स्टेट से इस एनर्जी स्टेट में वापस आ जाएगा। तो ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। अच्छा, यहां पर हमने देखा था कि इसकी एनर्जी जो होती है ई ऑफ फोटोन, ई ऑफ फोटोन, ये क्या होता है, En2 माइनस En1। और N2 और N1 तो फिक्स है बेटा, है फिक्स है कि नहीं है भाई, इसकी एनर्जी लेवल फिक्स है, इसका एनर्जी लेवल फिक्स है। तो ये जो निकलेगा En2 माइनस En1 बराबर क्या, Sc अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा फिक्स होगा कि कुछ भी हो सकता है, लैम्डा भी क्या होगा, फिक्स होगा, लैम्डा भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो ये जो लैम्डा है ये मतलब, अच्छा यहां से यहां निकला तब एक लैम्डा मिला हमको, यहां से यहां निकला तो एक लैम्डा मिला। मान लो यहां से यहां आया तो कोई दूसरा लैम्डा मिला, तब इन दोनों के एनर्जी लेवल अलग अलग है ना। यहां से और इधर चला गया तो यहां से मान लो कूद के यहां पे आया, तब लैम्डा अलग मिलेगा। तो लैम्डा की कंटिन्यूअस वैल्यू मिलेगी कि डिस्क्रीट वैल्यू मिलेगी, भाई यहां पे वैल्यू है कुछ, फिर वैल्यू अभी निकाल के दिखाऊंगा, बहुत ढंग से समझ में आएगा, अभी समझाता हूं ढंग से। तो अलग अलग वैल्यू हमको मिलेगी। तो हमने ये देखा कि अच्छा एक बात बताओ, जो हर एटम की प्रॉपर्टी है कि वो किस लैम्डा को एब्जॉर्ब करेगा, किस लैम्डा को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्योंकि जो एनर्जी लेवल है बच्चों, एनर्जी लेवल है, टोटल एनर्जी इसका क्या होता है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये जेड पे डिपेंड कर रहा है ना, ये जो ऑर्बिट्स हैं इनकी जो एनर्जी लेवल है वो किस पे डिपेंड कर रही है, जेड पे डिपेंड कर रही है। तो इनके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा निकलेगा वो भी किस पे डिपेंड करेगा, जेड पे डिपेंड करेगा। तो हर एक एलिमेंट की स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। समझ लीजिए बारकोड है, वो कैसा है, अच्छा इस पे बारकोड नहीं है, नई वाली बुक में देखो बारकोड होगा, है निकालो किसी के पास है बारकोड, नहीं है, नहीं नई वाली बुक में होगा, देखो किसी के पास है, हाँ मतलब मेरी वाली बुक में नहीं है क्या, चलो वही बुक दिखाओ, उठा लाओ बेटा एक मिनट। जैसे ये है ना बेटा, बात समझो, उसमें नहीं है कि नहीं है, बारकोड है उसमें नहीं, अच्छा हो सकता ना लगाओ। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, एक तरीके से ये स्पेक्ट्रल लाइन नहीं है। ये मत कहना सर जी आप तो बता दिए बारकोड स्पेक्ट्रल लाइन है। इस टाइप की क्या होंगी, लाइंस मिलेंगी, इस टाइप की क्या मिलेंगी, लाइंस मिलेंगी, उसी को क्या बोल देंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस। और हर एक एलिमेंट के लिए, जैसे हम लोग होते हैं ना फिंगरप्रिंट, हर एक पर्सन का फिंगरप्रिंट क्या है, अलग अलग, वैसे हर एक एलिमेंट का स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है, अलग अलग है। तो हमने इसका एक आता है स्पेक्ट्रोग्राफी, क्या होता है,
स्पेक्ट्रोग्राफी। तो स्पेक्ट्रोग्राफी या स्पेक्ट्रोस्कोप क्या करके एलिमेंट वो आता है, इंस्ट्रूमेंट आता है, तो उसका अगर हम स्पेक्ट्रल लाइंस देख लें तो हम ये भी बता सकते हैं कि क्या है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है। जैसे पता लगा लेते हैं ना कि मंगल पर ये मिला है ना, तो वो कैसे करते हैं, उनकी क्या होती है, वेव्स वगैरह की क्या कर रहे हैं, स्पेक्ट्रोग्राफी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उससे हमें क्या पता चल जाता है, उससे पता चल जाता है कि ये एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है कि नहीं है। हर एलिमेंट का अलग अलग होता है। अच्छा, कोई ऐसा तुमको मिल गया स्पेक्ट्रल ना, स्पेक्ट्रल एमिशन ऐसा मिल गया कि जो अभी तक हमने ढूंढा नहीं है, तो क्या कर देंगे, नया एलिमेंट डिस्कवर हो गया। क्या कर देंगे, नया एलिमेंट डिस्कवर हो गया। चलो ठीक है, अभी डिटेलिंग नहीं जाते हैं, देखेंगे समझते हैं। तो इसमें लिखो एक लाइन, एवरी गैस हैज ए कैरेक्टरिस्टिक एमिशन स्पेक्ट्रम। एवरी गैस हैज अ कैरेक्टरिस्टिक एमिशन स्पेक्ट्रम। दोनों अलग अलग होंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम भी अलग अलग होगा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी अलग अलग होगा। एमिशन स्पेक्ट्रम, कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है, उसका ये करेक्टर है, वो दूसरे किसी में पाया नहीं जाएगा, दूसरा एलिमेंट होगा उसका कुछ अलग करेक्टर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। लिख तो एक हेडिंग डालो छोटी सी, एक्सप्लेनेशन ऑफ एमिशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ एमिशन ब्रैकेट में डिस्क्रीट कॉमा लाइन, ब्रैकेट में डिस्क्रीट कॉमा लाइन। ठीक है, देखो अगर हम देखें फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड क्या होता है, जेड इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है, ई बराबर सॉरी, तो जेड कितना है, जेड बराबर 1। तो अगर हम E1 निकालें तो कितना आ जाएगा, -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर। ठीक है, कितना है, -13.6। अच्छा ये सब निकलवा चुका हूं ना मैं, डायरेक्ट लिख दूं, E1 ये हो गया, E2 क्या हो गया, E2 हो गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 कितना हो गया, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E4 क्या हो गया, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जरा यहां लिख लेते हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है, एनर्जी बढ़ रही है, तभी तो उसको हायर एनर्जी स्टेट बोलते हैं। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऑन हीटिंग इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, ऑन हीटिंग इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी and jump to higher energy level, and jump to higher energy level. On heating electron absorb energy and jump to higher energy level. Second लिखिए, electron is very unstable in higher energy level. Electron is, second point, electron is very unstable in higher energy level. ब्रैकेट में एक्साइटेड स्टेट, ब्रैकेट में एक्साइटेड स्टेट। थर्ड पॉइंट लिखिए, सो इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक, सो इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक, ब्रैकेट में लिखिए डी एक्साइट, फॉल्स बैक ब्रैकेट में डी एक्साइट। डी एक्साइट का मतलब क्या हुआ, एक बार एक्साइट हुआ तो फिर क्या हुआ, डी एक्साइट हुआ। ठीक, एनर्जी लूज की, इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक ब्रैकेट में डी एक्साइट टू अ लोअर एनर्जी लेवल, टू अ लोअर एनर्जी लेवल, कॉमा एनर्जी एमिटिंग एनर्जी, कॉमा एमिटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। थर्ड पॉइंट में लिखना है, सो इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक ब्रैकेट में डी एक्साइट टू अ लोअर एनर्जी लेवल, कॉमा emitting energy in the form of radiation, in the form of radiation, ब्रैकेट में photons,
रेडिएशन क्या है? फोटॉन्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखिए, एनर्जी ऑफ सच फोटॉन, एनर्जी ऑफ सच फोटॉन इज इक्वल टू, एनर्जी ऑफ सच फोटॉन इज इक्वल टू difference in energy of two orbit, energy of such photon is equal to, energy of such photon is equal to, energy of such photon is equal to difference in energy of two orbit, difference in energy of two orbit involved in transit, involved in ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब क्या? मतलब जहां पे ट्रांजिशन हो रहा है। बट जो देखो, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यहां तो मूव ही करा, फिर यहां से है तो यहां से यहां पर आया, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां से डायरेक्ट यहां पे भी आ सकता है, यहां से डायरेक्ट ये यहां पे भी आ सकता है, यहां से डायरेक्ट ये यहां पे। तो जो ऑर्बिट है ट्रांजिट में इन्वॉल्व है, तो हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, वो किसके बराबर होगा? एनर्जी ऑफ फोटॉन। जब यहां से यहां आएगा तो टोटल एनर्जी इतनी लूज करेगा ना, वो किसके बराबर होगी? एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ फोटॉन। जरूरी नहीं कि एक ही ऑर्बिट ये लूज, एक ही ऑर्बिट पे जंप करे, हो सकता है 2 ऑर्बिट पे जंप कर, हो सकता है 4 ऑर्बिट से जंप करे, हो सकता है इनफाइनाइट से भी जंप कर जाए। ठीक है, अभी देखेंगे। चलो, तो इसमें ये हो गया, एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ फोटॉन, इफ लिख लिया ये, एनर्जी ऑफ सच फोटॉन इज इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ टू ऑर्बिट इन्वॉल्व इन ट्रांजिट। ट्रांजिट ब्रैकेट में लिख लो ट्रांजिशन, ब्रैकेट में लिख लो ट्रांजिशन, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग। ब्रैकेट में लिखो ट्रांजिशन, ट्रांजिट या ट्रांजिशन। ठीक है, फिर लिखो एनर्जी ऑफ फोटॉन इफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी किसकी निकाल रहे हैं? फोटॉन की। फॉल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया सर? फोटॉन की एनर्जी निकालना है तो। समझ में आ रहा है? नहीं? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? अरे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो रेडिएशन किस फॉर्म में दे रहा है? फोटॉन्स के फॉर्म में दे रहा है ना। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन इफ इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक, इफ इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक फ्रॉम n2 ऑर्बिट टू n1 ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक फ्रॉम n2 ऑर्बिट टू n1 orbit is E photon is equal to En2 minus En1, और ये क्या है? Sc अपॉन लैम्डा बराबर क्या? En2 माइनस En1। लिख लो दोबारा से, फॉर्मूला लिख लीजिए। एनर्जी ऑफ फोटॉन इसके बराबर है Sc अपॉन लैम्डा के, Sc अपॉन लैम्डा के। ठीक है, फिर लिखो इसमें लाइन, लैम्डा विल हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू ओनली।
चलो लिखो, फाइंड एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन, फाइंड एनर्जी एंड वेवलेंथ, एक लाइन लिखे, लैम्डा विल हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू, लिखा इसको, लैम्डा विल हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू ओनली, सो इट हैव डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम और लाइन, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम और लाइन। अरे डिस्क्रीट का मतलब समझते हो, मतलब बीच बीच में है और बीच बीच में वेव गायब है, ठीक है। तो निकालो, देखो बच्चों जैसे ये होती है, ये वेव है ना, ये मैं बोल दूं तो इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस वेव, इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस, और डिस्क्रीट बोलूं तो देखो ऐसे, तो यहां पर किसी किसी जगह पर है, किसी किसी जगह पर नहीं है, तो इसको क्या बोलूंगा, इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, लाइन स्पेक्ट्रम। ये क्या है, कंटिन्यूअस। इसको डिस्क्रीट वेव भी हम लोग पढ़ते हैं, तुम लोग नहीं पढ़ोगे, मतलब ऐसे ये भी एक तरीके की क्या है, देखो वेव ही है, इसको मैं अगर इसके एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो क्या मिल गया, वेव हो गई, क्या हो गई है, वेव, डिस्क्रीट वेव इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस वेव बोलते हैं, ज्यादा नहीं जानना है बस। और ये लाइन जैसा होता है ना, इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम और लाइन, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोलूं या लाइन स्पेक्ट्रम बोलूं, बात एक ही है, क्लियर है, शब्द क्लियर है। चलिए तो निकालिए इसमें, फाइंड एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन एमिटेड, फोटोन एमिटेड when electron in hydrogen atom, find energy and wavelength of photon emitted when electron in hydrogen atom make transition from, अरे बेटा बोलते हैं, find energy and wavelength of a photon emitted when an electron in hydrogen atom make a transition from n equal to 3 to n equal to 1, make a transition from n equal to 3 to n equal to 1। चलिए निकालिए, निकालो निकालो, फॉर्मूले बता रखे हैं तुमको।
हो गया? चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, कितना आया? हाँ? देखिए बात समझिए, अगर आप लोग शॉर्टकट से नहीं चलोगे सवाल नहीं हो पाएगा। बात समझिए, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बात समझ लो ढंग से। हम लोग देख रहे हैं कि देखो बात समझो, जब ट्रांजिशन हो रहा है कहां से, थर्ड से फर्स्ट में, तो पहले थर्ड की एनर्जी निकाल लें। अच्छा एन वाले में हमको पता है कितना होता है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू क्या 1, तो -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू 1, कितना आ गया वैल्यू E3। ये किसकी वैल्यू है E3, कितनी आई, कितनी आई है, ये आपकी आएगी कितनी 1.51, हाँ -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 पे जंप कर रहा है तो E1 निकाल लो, E1 कितना है -13.6, तो तुम्हारा E फोटोन क्या होगा, E फोटोन क्या होगा E3 माइनस E1, तो E3 कितना है -1.51 माइनस ऑफ -13.6, कितना वैल्यू हो गई, कितना 12.09, ठीक है 12.09, ये पॉजिटिव आ जाएगी ना एनर्जी ऑफ फोटोन, कितना आ गया, ये आ गया। ये किस में आया बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, क्या पढ़ा है, ये क्या होता है Sc अपॉन लैम्डा, या लैम्डा की वैल्यू क्या रखते हैं हम 1240 अपॉन ई, तो ये लैम्डा किस में आता था नैनोमीटर में। अगर मैं एंगस्ट्रॉम में करूं तो यहाँ पे क्या कर दूं, 0 बढ़ा दूं तो यहाँ पे किस में आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, और ई किस में रखूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखूं। इस फॉर्मूले को लिख लो एक बार, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ये मैंने कराया था नैनोमीटर में, लैम्डा नैनोमीटर में किसके बराबर है 1240 अपॉन ई किस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसीलिए फॉर्मूले याद करने जरूरी है, वरना सवाल नहीं लग पाएगा। अगर ये मैं इसको बोल दूं एंगस्ट्रॉम में तो यहाँ पे बढ़ जाएगा 12,400 अपॉन क्या ई, ये हो गया। अब यहां पर ई की वैल्यू रख दो, यहां पर ई की वैल्यू रख दो, कितनी ई की वैल्यू आई 12.09, कितनी आई 12.09, उसकी वैल्यू रख दोगे तो लैम्डा आ जाएगा। कितना लैम्डा आ रहा है, लैम्डा कितना आ रहा है 1033 के अप्रॉक्स आ रहा है। तो ये क्या हो गया, जब 3 से 1 में हम कूदे तो कितना लैम्डा निकला 1033, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आ जाएगा कि लैम्डा जो आया वो विजिबल रेंज में है या नहीं है, तो क्या विजिबल रेंज में है, नहीं है, क्योंकि विजिबल रेंज का लैम्डा क्या होता है 4000 से 8000, तो बहुत पहले है अभी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, अच्छा एक फॉर्मूला निकाल दें पहले, चलो एक फॉर्मूला लिखते हैं, लिखो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग लैम्डा इन ऑफ एमिटेड फोटोन, एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है। ये तो तरीका हो गया बच्चों, ये तो तरीका हो गया, आपको बेसिक पता है कि Sc बाई लैम्डा बराबर En2 माइनस En1। एक और इसका शॉर्टकट भी है, तो लिखो फॉर्मूला फॉर शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग लैम्डा ऑफ एमिटेड फोटोन, शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग लैम्डा ऑफ एमिटेड फोटॉन्स। ये आपका N2 है और ये आपका N1 है, और मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जंप किया और यहां पर एक फोटोन निकला, क्या निकला फोटोन, तो इस फोटोन की एनर्जी क्या होगी, इस फोटोन की एनर्जी होगी E ऑफ फोटोन बराबर क्या हो जाएगा En2 माइनस En1, इसको कह देंगे Sc बाई लैम्डा बराबर क्या En2 माइनस En1, ठीक है, Sc अपॉन लैम्डा। En2 क्या होगा बच्चों बताओ -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, माइनस ऑफ -13.6, ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर, तो हम कॉमन ले सकते हैं यहां पर 13.6 जेड स्क्वायर, अगर ये कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर,
ठीक है 13.6। और यहां से हो गया 1 अपॉन लैम्डा एस सी अपॉन लैम्डा, हाँ एस सी बाई लैम्डा। तो इसको कहते हैं बच्चों, इसको इधर लेके जाएंगे तो हम कह सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा बराबर क्या, 1 अपॉन लैम्डा बराबर 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एच सी। ठीक है 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब कहोगे सर ये तो फॉर्मूला और कठिन बता दिए ना, तो इसका एक तरीका है कि आर होता है, ये जो 13.6 अपॉन एच सी है ना, इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट आर बराबर क्या 13.6 अपॉन एच सी, 13.6 अपॉन एच सी। ये आता है आपका मीटर माइनस 1 में, मीटर माइनस 1। तो हम देखेंगे 1 अपॉन लैम्डा बराबर क्या आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। N2 क्या है हायर एनर्जी स्टेट, N1 क्या है लोअर एनर्जी स्टेट, लिख लेना। N2 क्या है, N2 से N1 जा रहा है हायर, N1 क्या है लोअर एनर्जी स्टेट, लिख लो एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है अच्छा इसमें देखो ये तो है आर। अब एक बात है ये 13.6 अपॉन एच सी है ना, ये तो क्या है एक कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू हमको पता है। देखो इसकी वैल्यू नहीं पता है, इसके टर्म में 1 अपॉन आर बराबर है 911 एंगस्ट्रॉन। देखो आर क्या है मीटर इनवर्स, तो 1 अपॉन क्या होगा मीटर में होगा, 1 अपॉन आर किस में होगा मीटर में होगा, तो 1 अपॉन आर बराबर 911। अच्छा कैलकुलेशन की इजीनेस के लिए कहीं पर इसको 910 भी ले लेंगे, कहीं पर इसको 912 भी ले लेंगे, जिससे कट जाए। अभी करा के बता रहा हूं, कहीं कहीं पर इसको हम 910 भी ले सकते हैं या 912 भी ले सकते हैं, बहुत ज्यादा अंतर हमारा नहीं पड़ेगा ना। तो कैलकुलेशन की इजी के लिए हम ले लेते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, लेकिन 1 अपॉन आर रिडबर्ग कांस्टेंट नहीं है, रिडबर्ग कांस्टेंट क्या है आर। ये वैल्यू हमको पता है, ये एक शॉर्टकट है एक तरीके से। 1 अपॉन आर की वैल्यू हमको क्या पता है 1 अपॉन 911, या आर की वैल्यू लिख लो 1 अपॉन 911, कैसे भी कर सकते हो बच्चों। 1 अपॉन आर की वैल्यू लिख लो या आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 911। तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम इनवर्स करना पड़ेगा, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने ऐसे कह दिया था कि ये क्या है एंगस्ट्रॉम में है। किस में है एंगस्ट्रॉम। वैसे भी देखिए यहाँ पर 1 अपॉन लैम्डा है ना, 1 अपॉन लैम्डा, ये तो कोई संख्या होगी 2 और 1, ये क्या होगा जेड एटॉमिक नंबर, ये भी क्या है नंबर। तो दोनों साइड में डायमेंशन क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए भाई, डायमेंशन तो प्रूफ होनी चाहिए। तो ये 1 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन मीटर, तो ये भी 1 अपॉन मीटर, तो आर का क्या मीटर इनवर्स। ठीक है तो ये अगर एंगस्ट्रॉम में तो ये भी क्या एंगस्ट्रॉम में, मतलब 1 अपॉन आर अगर एंगस्ट्रॉम में तो 1 अपॉन लैम्डा भी क्या एंगस्ट्रॉम में। ठीक है चले आगे, चलो निकालते हैं तो समझ में आएगा धीरे धीरे। चलिए अभी हम लोग ने निकाला ना सवाल, एक क्वेश्चन किया था ना 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा निकाला था ना। अब लैम्डा निकालो इस फॉर्मूले की मदद से। अभी 3:1 गए थे ना हम, अभी 3:1 गए थे, तो उसमें लैम्डा निकाला था पूरा प्रोसेस करके। अब इससे फॉर्मूले से निकालो, शॉर्टकट से निकालो। 1 अपॉन लैम्डा क्या होगा 1 अपॉन लैम्डा बराबर आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। तो आर अभी देखेंगे 1 अपॉन लैम्डा, जेड की वैल्यू तो क्या 1 स्क्वायर, ये क्या 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन, ये एन1 क्या है लोअर एनर्जी स्टेट, एन2 क्या है हायर एनर्जी स्टेट, 3 है 3 का स्क्वायर कितना हो गया बोलो आर इंटू 2/9 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है तो हम कह सकते हैं लैम्डा बराबर क्या 9/2 इंटू 1/r,
तो 9/2, 1/r की वैल्यू क्या, 911, 911 की 910 रख लूं तो क्या हो जाएगा ये 455 इंटू 9, देखो कितना आ रहा है। कुछ गलत हो रहा है क्या? हाँ, अरे बेटा क्या गलती हो गई, ये क्या होगा 8/9, वही तो मैं कह रहा हूं। और यहां क्या हो जाएगा 9/8। ओहो इतना ब्लेंडर कैसे हो गया, 950, नहीं 955 नहीं, कितना हो जाएगा 911 है, 910 ले लेते हैं, चलो करो। 9 × 910/8 कितना आ जाएगा 1023, क्या आ जाएगा 1023 एंगस्ट्रॉम। इससे पहले क्या आ रहा था, कितना था? हाँ, नहीं आया क्या था 1033, तो लमसम में बराबर है, 1033 कोई अंतर नहीं है, ठीक है 1023 और 1033, तो दोनों फॉर्मूले क्या है, देखो इतना अंतर नहीं होगा बच्चों, ये मत सोचिए कि सर जी ऐसा अंतर हो जाएगा तब क्या करेंगे। 1000 होगा, कोई किसी की दूसरी क्या होगी 1200, किसी की होगी 1400, इतना माइन्यूट डिफरेंस नहीं होगा कि ये भी तुम्हारा दिया हो, क्योंकि बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं ना, ये 911 निकाला है तो कहां से निकाला है, अप्रोक्सीमेट करके निकाला है ना, तो इतना इतना पास पास में नहीं होगा, डिफरेंस अलग अलग होगा, तो इन दोनों को हम क्या एक मान सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 10 एंगस्ट्रॉन का अंतर है, कोई बहुत अंतर नहीं है। तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला हुआ, कौन सा फॉर्मूला, ये आसान है लगाना कि वो पहले वाला आसान था, ये वाला आसान है, कंपैरेटिवली इजी है। चलिए नेक्स्ट करिए, इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है n = 2 से n = 1, निकालो जल्दी से, n = 2 से n = 1 निकालिए तुरंत, कितना आया, निकालिए निकालिए निकालिए। कितना 1240, 1216, देखो दोबारा देखो, देखो ये हो गया, यहां पर है फर्स्ट -13.6, अच्छा हम नहीं लिखते हैं, रुको, ये है n = 1, ये है n = 2, ये है n = 3, ये n = 4, ये है n = 5, ये है n = 6। चलिए अब इलेक्ट्रॉन जो है कहां से आ रहा है बच्चों, फर्स्ट से सेकंड से फर्स्ट में, सेकंड से फर्स्ट में, तो कितना वेवलेंथ कितनी दे रहा है 1216 एंगस्ट्रॉम। अच्छा अब आया ये 3 से 1 में पहुंचा, कितना दिया 1023, और निकालोगे या 4 से 1 में निकालो, निकालो निकालो निकालो, अरे कुछ जरूरी है तभी निकलवा रहा हूं, 4 to 1 में निकालिए, निकालो 4 to 1 आंसर कितना, नहीं नहीं 960 आएगा, निकालो, 910 रखो, 911 नहीं 200, 910 रखिए,
बोलो बोलो बोलो। नहीं निकल, अरे रेडबर्ग कांस्टेंट रखना है, कितना रहा बेटा 964। चलो अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 960, ठीक है 960। अच्छा क्या क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, 1/λ बराबर आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बात समझो बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है या तो सेकंड से आ सकता है, या तो थर्ड से आ सकता है, या तो फोर्थ से आ सकता है, या तो इनफाइनाइट से आ सकता है, या तो क्या आ सकता है मतलब 4 5 6 7 आ सकता है, या तो ज्यादा से ज्यादा आएगा तो कहां से आएगा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से आएगा तो भी लिखो। तो n2 की वैल्यू क्या रखोगे 1/इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट कितना 0, तो उसकी भी कुछ लैम्डा होगी, निकालो। अगर इनफाइनाइट से आ रहा है n2 बराबर इनफाइनाइट एंड n1 बराबर क्या, मतलब n1 बराबर n1 ही है, फर्स्ट स्टेट है, n1 बराबर 1, n1 बराबर 1 ना, तो कितना हो गया, इनफाइनाइट से आया तो कितनी वेवलेंथ लाया, बोलो कितना 911 आ रहा है। तो ये मना लेते हैं कि इनफाइनाइट स्टेट, n बराबर इनफाइनाइट। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन मान लो कहीं से आया और यहां तक आया, तो ये कितना दे रहा है 911। तो ये जो लाइन है, ये जो स्पेक्ट्रम है, इसको क्या बोलते हैं, बोलो लाइमन, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं लाइमन सीरीज, स्पेलिंग में देख लो एक बार, हाँ लाइमन LYMAN, लाइमन सीरीज। अब बात समझिए, क्वेश्चन क्या आ जाएगा, फाइंड द सेकंड वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, फाइंड द सेकंड वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज की सेकंड वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन कहां से कहां होना चाहिए, बात समझो, लाइमन है इसका मतलब कहां पे आना है, फर्स्ट पे आना है, कहां पे आना है फर्स्ट पे आना है, ठीक है। और ये देखो, ये तो फर्स्ट वेवलेंथ हुई, ये सेकंड वेवलेंथ, ये थर्ड वेवलेंथ, ये फोर्थ वेवलेंथ नहीं, ये तो सबसे लास्ट में है, ठीक है। बीच में इनफाइनाइट क्या होंगी, इनफाइनाइट क्या मतलब जितनी भी एनर्जी स्टेट होंगी उनके करस्पॉन्डिंग क्या होंगी वेवलेंथ होगी, उसके करस्पॉन्डिंग क्या होंगी वेवलेंथ होगी। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, लाइमन सीरीज की सेकंड वेवलेंथ निकालिए, फाइंड द सेकंड वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। तो कैसे निकालेंगे, n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 3। क्या बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, फाइंड द थर्ड वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। बेटा ये बनाना पड़ेगा आपको, अभी बामर में करूंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। बामर का मतलब क्या है, कहां पे आ रही है, दूसरे इलेक्ट्रॉन आ कहां से रहा है सेकंड, लेकिन कहां से आ रहा है, कहीं से भी आ सकता है, ऊपर के एनर्जी स्टेट से, यहां से नहीं। ये स्पेक्ट्रम क्या, एमिशन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, ये जो लाइन है किसके लिए है, एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए नहीं है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमको डिटेल में पढ़ना भी नहीं है, हमको क्या डिटेल में पढ़ना है, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो जब एमिशन स्पेक्ट्रम है तो इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, हायर एनर्जी स्टेट से आ रहा है, कहां से हायर एनर्जी स्टेट से। तो अभी चर्चा आगे करते हैं, थोड़ा एक बात और समझो, जैसे E बराबर क्या है SC/λ, या लैम्डा बराबर क्या है SC/E, SC/E। तो बच्चों देखो, इसकी वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब E की वैल्यू कम हो। तो लैम्डा लॉन्गेस्ट कब होगा, जब E स्मॉलेस्ट हो। और E स्मॉलेस्ट कब होगा, जब पहला ट्रांजिशन हो भाई, तभी तो इसका एनर्जी डिफरेंस, हायर एनर्जी की एनर्जी हाई, तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा तो वेवलेंथ कम, अगर एनर्जी डिफरेंस कम तो वेवलेंथ ज्यादा, अगर एनर्जी डिफरेंस कम तो वेवलेंथ ज्यादा, ठीक है। देखो आपको समझ में भी आ रहा है,
ये आपने इसकी क्या निकाली 1216, और इनफाइनाइट से जब आ रहे थे तो क्या निकाली 911, तो किसकी ज्यादा है 12। अच्छा बीच में क्या 1216 से ज्यादा मिल जाएंगी, 1216 निकाला, फिर 900 1023 आया, फिर 960 आया, फिर सबसे कम क्या आया 911। तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ क्या है 911, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या है 1216। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज फॉर स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन, longest we obtain longest wavelength for the smallest transition, and for the longest transition we get the smallest wavelength। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं, longest ट्रांजिशन हुआ, सबसे लंबा ट्रांजिशन हुआ तो वेवलेंथ सबसे, क्योंकि ये क्या है ई क्या हो गया बड़ा, तो लेमडा क्या हो गया छोटा। दिख भी रहा आपको, ये इसीलिए निकलवाया मैंने। 1216 स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन के लिए, 911 लॉन्गेस्ट सबसे बड़े बिगेस्ट ट्रांजिशन के लिए क्या है 911। और लगातार आप देख रहे हैं 1216 से 911 तक क्या हो रहा है वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, वेवलेंथ क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो दिस सीरीज इज नोन एज लाइमन सीरीज। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा, फाइंड द थर्ड वेवलेंथ, find the wavelength of third spectral line of Lyman series, ठीक है। तो थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन है, यानी कि N2 बराबर क्या है 4, N1 बराबर क्या है 1। या हो सकता है फाइंड द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, या हो सकता है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट ऑफ दिस, ठीक है। समझ में आ गई है। फिर अब निकालो बामर सीरीज। बामर सीरीज में जरा N3 से N2 पे आओ, एनर्जी निकालो। 3 to 2 और 4 to 2 निकालिए। चलिए बच्चों, लाइमन सीरीज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। लाइमन सीरीज तब कहते हैं जब हमारा क्या होता है N1 पर आता है। अच्छा जब N2 पे आता है उसको क्या बोलेंगे बामर सीरीज। चलिए पहले सीरीज ही करा दूं क्या, चलो लिख लो N2 ये तो N1 बराबर क्या आ जाएगा N1 बराबर 1। अच्छा बामर पे है, बामर पे है तो यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है, या यहां से आता है। इसको क्या बोल देंगे, यहां पर N1 बराबर क्या हो जाएगा 2, और ये क्या है बामर सीरीज है। उसके बाद क्या हो सकता है, इसको बोलते हैं N1 बराबर 3, इसको बोलते हैं पाश्चन। क्या बोलते हैं पाश्चन सीरीज। फिर अगर यहां पे आ जाता है तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रैकेट। क्या बोलते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। अभी लिखा देता हूं मैं ढंग से, बात समझ लीजिए। जब भी हमारा जो ट्रांजिशन हो रहा है वो N1 बराबर मतलब फर्स्ट वाले स्टेट पे हो रहा है तो क्या बोलेंगे बामर, सेकंड पे हो रहा है तो क्या बोलेंगे, अरे फर्स्ट पे हो रहा है लाइमन, सेकंड पे बामर, थर्ड पे पाश्चन, फोर्थ पे हो रहा है तो ब्रैकेट। उसके बाद है ब्रैकेट के बाद है आपका पी फंड, और उसके बाद है हम्फी, ठीक है। अभी लिखा दे रहा हूं। फिर अगर मतलब ये N बराबर 4 पे हो गया तो क्या होगा ब्रैकेट, उसके बाद N बराबर 5 पे हो गया तो पी फंड, उसके बाद N बराबर 6 पर हो रहा है तो
हम्फी, क्या बोलते हैं उसको, हम्फी, लिखा देते हैं। यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइमन, बामर, पास्चन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं। चलिए, बात समझ में आ गई? अब कराऊं या ना कराऊं, कर लेंगे। अच्छा, ये बोला जाए, क्वेश्चन समझिए, फाइंड द सेकेंड वेवलेंथ ऑफ सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज। क्या होगा उसके लिए? N2 की वैल्यू क्या होगी? N2 की वैल्यू 4 और N1 की वैल्यू 2। फाइंड द थर्ड वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज। अरे लग रहा है आसान, लेकिन उस वक्त ध्यान नहीं कर नहीं पाओगे। थर्ड वेवलेंथ मतलब क्या हो जाएगा, बोलो? पहली वाली तो इससे आ गई 4 से, सेकंड वाली 5 से, थर्ड वाली किस पे आ गई 6 से। तो N2 बराबर 6, N1 बराबर 3। कर लेंगे। लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट के लिए तो नहीं, इस शॉर्टेस्ट के लिए क्या हो जाएगा ये वाला, और लॉन्गेस्ट के लिए क्या हो जाएगा इनफाइनाइट वाला। कर लेंगे, चलो तो लिख लेते हैं इसमें। अच्छा, यहां से यहां बच्चों समझो, यहां से यहां जैसे लाइमन है, फिर बामर है, फिर पास्चन करेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू जो होगी ना, लैम्डा की वैल्यू यहां पर क्या होगी, क्या हो रही, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? अच्छा, अभी निकाल के धरते हैं, रुको। लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, लैम्डा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? हाँ हाँ हाँ, ठीक। लिखो इसमें n1 बराबर जब 1 है तो क्या है, इसको लिख लेते हैं ऐसा। अगर n1 बराबर 1 है, n1 बराबर, इसको मिटा दो, ये नोट हो गया, नोट हो गया। n1 बराबर अगर 1 है तो इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज किसमें लाई करती है, ये भी ध्यान रखेंगे, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है मतलब क्या, इसकी जो लैम्डा की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, अभी निकाला था ना 1216 से 911, ये कौन सी रीजन है, अल्ट्रा वायलेट रीजन है। फिर हम देखेंगे N1, अगर N1 की वैल्यू हो गई 2, अच्छा इसमें N2 क्या, इसके ऊपर के जितने स्टेट है वो सारे क्या है N2। N2 लिख नहीं रहा हूं, लिख दूं, N2 की वैल्यू 2 टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड पॉइंट, N2 बराबर 2 और N3 बराबर क्या, या N2 बराबर क्या, N2 बराबर 3 टू इनफाइनाइट। ये डायरेक्ट एक्स्ट्रा डेटा है, फालतू में याद करना फायदा है क्या, बोलो ना लिखो। N2 बराबर अगर 2 है तो क्या हो जाएगा ये, बामर सीरीज। नहीं समझ में आ रहा है? ओ भाई, क्या समझा दे तुमको। अगर इलेक्ट्रॉन किस पे फॉल कर रहा है, फर्स्ट पे, तो क्या बोल दिया, लाइमन। सेकंड पे फॉल किया तो क्या बोले, बामर। थर्ड पे किया तो पास्चन, फोर्थ पे किया तो ब्रैकेट। तो किसी हायर एनर्जी स्टेट से फॉल कर रहा है, और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर En2 माइनस En1। तो N1 की वैल्यू पे तो डिपेंड कर रही है कि कौन सी सीरीज है। अब सीरीज की जो लाइंस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कौन सी फर्स्ट लाइन है कि सेकंड लाइन है, वो N2 पे डिपेंड कर रही है। तो N1 अगर हमारा फिक्स हो जाएगा, अगर N1 बराबर 1 है तो ये कौन सी सीरीज हो गई, लाइमन। N2 बराबर N1 बराबर 2 हो गया तो कौन सी सीरीज हो गई, बामर। और बामर सीरीज की जो वेवलेंथ है वो विजिबल रीजन में आएगी, किसमें आएगी, विजिबल रीजन में आएगी। ठीक है, तो ये N2 मत लिखो, फालतू में एक्स्ट्रा डेटा मत कलेक्ट करिए। अगर N1 बराबर 1 हो गया तो ये कौन सी हो गई, बामर, बामर सीरीज हो गई। और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आ जाता है सवाल। जैसे N2 बराबर है, वेवलेंथ निकालने को बोल देंगे, फिर ये पूछेंगे वेवलेंथ कौन से रीजन में लाई कर रही है, तो वो तो या तो सारे वेवलेंथ आप याद कर लो, या तो इसको याद करो कि किस में लाई कर रहा है, विजिबल। N1 बराबर 3 किस पे लाई करेगा, इसको बोलते हैं पास्चन। क्या बोलते हैं इसको, पास्चन, पास्चन सीरीज। और अगर N1 बराबर 4 है तो इसको बोलेंगे हम ब्रैकेट। क्या बोलेंगे, ब्रैकेट। ठीक है, और ये दोनों लाई करते हैं लो इंफ्रारेड रीजन में, किसमें, लो इंफ्रारेड रीजन।
अरे ये मत सोचिएगा सर जादू से पता नहीं क्या क्या लिख देना है, कभी इंफ्रारेड लिखते हैं, कभी विजिबल लिखते हैं, कभी कुछ लिखते हैं। वेवलेंथ की रेंज है, वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है, रेंज। तो आपको ये तो पता चल गया ना, इन सब लाइंस की वेवलेंथ क्या होंगी, अलग अलग होंगी, तो इसकी कुछ रेंज होगी ना, इसकी भी कुछ रेंज होगी, इसकी भी कुछ रेंज होगी। तो ये वाली आपकी किसमें, अल्ट्रावायलेट रेंज में है, ये आपकी विजिबल में है, ये आपकी लो इंफ्रारेड में है, और ये भी आपकी लो इंफ्रारेड रेंज में है। ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग रेंज है। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे चले हम लोग। अब अगर n1 बराबर 5 है, n1 बराबर 5, तो इसको बोलते हैं पी फंड, पी फंड सीरीज। ठीक है, और अगर इसको बोलते हैं n1 बराबर 6, n1 बराबर 6, तो इसको बोलते हैं हमफेरी सीरीज। हमफी नहीं नाम है इसका, हमफेरी, HUMPHERY। अरे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पी फंड तक सवाल आए हैं बच्चों, ये समझिए, पी फंड तक आए इसीलिए एक एक्स्ट्रा बताया है। हमफेरी हो सकता है यहां तक चला जाए। 5 और ये 6 सीरीज हैं किसकी, एमिशन स्पेक्ट्रम की। ये किसमें लाई करता है, हाई इंफ्रारेड। किसमें, ये दोनों हाई इंफ्रारेड में, दोनों किसमें है, हाई इंफ्रारेड में। तो देखो सिंपल है, ये हो गया अल्ट्रावायलेट, ये हो गया किसमें है ये, अच्छा हाँ विजिबल में हो गया। ये हो गया अल्ट्रावायलेट, ये हो गया विजिबल, ये दोनों हो गए लो इंफ्रारेड, वो दोनों हो गए हाई इंफ्रारेड। याद हो गया। लाइमन आपका किस में है, अल्ट्रावायलेट, बामर किस में है, विजिबल में है, और दोनों के दो किस में है, स्टार्टिंग के लो इंफ्रारेड, बाकी के दो हाई इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। सवाल आते हैं बच्चों, बोलेंगे पाश्चन सीरीज, फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पाश्चन सीरीज, find the smallest wavelength of P fund series, find the third spectral line of Balmer series। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी सवाल लगा पाओगे। चलो लगाते हैं एक सवाल, लिखिए find the shortest and longest wavelength of Balmer series, find the shortest and longest wavelength of Balmer series for hydrogen atom, for hydrogen atom, फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। निकालिए। अच्छा इसमें वो फॉर्मूला याद रखना है, रिडबर्ग कांस्टेंट वाला, उसका शॉर्टकट का यूज करेंगे। SC की वैल्यू मत रखना। फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। तो 1/λ बराबर क्या होता है बच्चों, RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, लॉन्गेस्ट कितनी आ रही है 552, और शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट के लिए क्या होगा बच्चों, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमको कब मिलेगी, जब एनर्जी गैप आपका ज्यादा हो। E बराबर SC/λ ना, तो लैम्डा बराबर SC/E। जब E आपका बड़ा तो लैम्डा आपका छोटा, तो इसके लिए ट्रांजिशन कहां से मानू, बोलो भाई। N2 बराबर क्या मानू, N2 बराबर इनफाइनाइट, और N1 बामर सीरीज है, क्या मानू 2। अभी तो लिखा है ना, मिटाल देता है उसको, मैं तो इसी से देख देख के बता दोगे। अगर ये हो गया आपका, तो 1/λ बराबर क्या, RZ स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। ठीक है, 1/ क्या 2 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। अच्छा 1/इनफाइनाइट स्क्वायर, अब क्या करें, तो पढ़ा ही नहीं, 0 है। इनफाइनाइट का स्क्वायर भी इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट क्या 0। ऐसे छोटे मोटे कंफ्यूजन मत कर लेना कभी। तो ये क्या हो जाएगा, R/4 बराबर 1/λ, तो लैम्डा बराबर क्या 4 इंटू 1/R, और 1/R की वैल्यू क्या 911, कितनी वैल्यू आई
44। ठीक है, किस में आई? एंगस्ट्रॉम में आई। किसमें आई? एंगस्ट्रॉम में आई। अच्छा, ये कौन सी वेवलेंथ है बच्चों? शॉर्टेस्ट है ना ये? क्या है ये? शॉर्टेस्ट। अच्छा, लॉन्गेस्ट निकालनी है तो आर, लॉन्गेस्ट निकालनी है तो क्या करें? बोलो, N2 की वैल्यू कितनी? पक्का 2 होनी चाहिए? नहीं, अच्छा, ओहो, N1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2, 1 पढ़ा था हमने। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो याद रखना, कंफ्यूज मत होना। अरे ऐसे अच्छा अच्छा करके याद करोगे, याद हो जाएगा। ये क्यों लिख दिया है सर? कुछ गलत लिख दिया क्या? सही है क्या? पक्की बात है? कितनी वैल्यू आई? 6552। अच्छा, हमने तो पढ़ा सर 4000 से 8000 में होता है तो हम बोलते हैं क्या? विजुअल रीजन। तो सर तो बताए थे कि विजुअल रीजन बामर सीरीज किस में पड़ती है? विजुअल रीजन में। तो देखो, सारी लाइन नहीं पड़ती है, ये तो आपने शॉर्टेस्ट वाली निकाली, आगे की लाइन पढ़ने लगेगी तो आप बोलेंगे क्या है? बामर सीरीज किस में पड़ रही है? विजुअल रीजन में पड़ रही है। और एग्जैक्टली तो यहां से होता भी नहीं है, थोड़ा बहुत कम ही होता है। ठीक है, लेकिन ये तो नहीं पढ़ रही है, ये वाली विजुअल रीजन में नहीं है, लेकिन इसके आगे वाली सीरीज तो क्या होंगी? विजुअल रीजन में पढ़ने लगेंगी। तो ऐसे बोल दिया जाता है कि जो बामर सीरीज है किस में पड़ रही है? विजुअल रीजन में आ रही है। कर लेंगे बच्चों? बोलिए भाई, हो जाएगा? अब सवाल नहीं करा रहा हूं, हो जाएगा सवाल? चलो हेडिंग डालिए, नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन, कॉमा, नंबर ऑफ यूनिक ट्रांजिशन, कॉमा, नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ, नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन, कॉमा, नंबर ऑफ यूनिक ट्रांजिशन, कॉमा, नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ, नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ यूनिक ट्रांजिशन, कॉमा, नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ। ये तीनों एक ही चीज है। जितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होगी बच्चों, उतना ही आपका हर एक यूनिक ट्रांजिशन पर आपकी क्या होगी? एक वेवलेंथ आपकी रिलीज होगी, और उसी को बोलेंगे कि आपकी क्या है? स्पेक्ट्रल लाइंस है। तो ये बच्चों बताइए कि अगर ये n1 बराबर 1, n बराबर ये 2 और ये n बराबर 3, तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ये देखो सेकंड स्टेट में है, और इस सेकंड स्टेट से क्या हुआ? फर्स्ट स्टेट में आ गया। तो फर्स्ट स्टेट में आया तो इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन हो गई, एक वेवलेंथ निकली, उसके वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एक स्पेक्ट्रल लाइन हो गई। अगर मैं बोलूं कि 3 से मैं कहां पे आ रहा हूं? 2 पे आ रहा हूं, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी एक लाइन हो गई, इसके करस्पॉन्डिंग भी एक लाइन हो। भाई इसकी ये वेवलेंथ कुछ अलग होगी ना, उसे करस्पॉन्डिंग है। अच्छा, और कौन सा तरीका है? यहां से आया ये यहां पर, उसके बाद यहां से आया ये यहां पर, तो 1 2 3, अब भाई इसके करस्पॉन्डिंग भी एक, भाई इसके करस्पॉन्डिंग निकला, समझो, इसके करस्पॉन्डिंग निकली λ1, इसके करस्पॉन्डिंग λ2, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग λ3, इसके करस्पॉन्डिंग λ4। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या? 4। इस नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या? 4 होंगी। 4 देखो, 4 होंगी। अरे है ना 4, देखो 4 तरीके हैं आने के। एक यहां से यहां आ गए, या यहां से यहां आ गए, या यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए। अब जरा हेडिंग को दोबारा पढ़िए, पढ़िए दोबारा से, पूरा पढ़ो। आखिरी में लिखा है ना नंबर ऑफ यूनिक, क्या लिखा है? वेवलेंथ। बच्चों ये ट्रांजिशन में जो वेवलेंथ निकली वही तो इस ट्रांजिशन में भी निकली नहीं बेटा, जो एनर्जी गैप ये था वही एनर्जी गैप ये, तो ये λ1 λ4 क्या हो गए? बराबर हो गए। तो एक को काउंट करेंगे, एक को काउंट नहीं करेंगे। तो अब बताओ नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन कितनी हुई?
3, कितनी हुई 3, 1 2 और 3, इसको काउंट हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो लिखो n1 बराबर ये क्या था, n बराबर 3 टू n बराबर 1, तो नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन कितनी हुई, यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन बराबर 3, बराबर 3। चलो, नहीं समझ में आया, बता रहे क्या नहीं बता, पूछो। लैम्डा 2 किसके बराबर है, जो बोल रहे उसको सोचे रहना। लैम्डा 2 बराबर लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4, ऐसा होता है क्या? अरे देख, हर देखी हुई चीज, चमकती चीज सोना नहीं होती है। अभी वेवलेंथ आपने निकाली है ट्रांजिशन की, बात समझिए। इस ट्रांजिशन में ये वेवलेंथ निकली, ये मैं बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये दोनों बराबर होंगे, ये तो मैंने कहा ही नहीं। चलो दोबारा समझो। ये 1, ये 2, ये 3। जब इलेक्ट्रॉन यहां पर था और ये यहां से यहां पर आया, तो 1 अपॉन लैम्डा बराबर क्या, RZ स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। इसके करस्पॉन्डिंग हमने N1 की वैल्यू क्या रखी 1, N2 की वैल्यू क्या रखी 2, तो हमें एक लैम्डा की वैल्यू मिली, यस और नो, मिली ना। तो यहां से हमारा एक मान लो फोटॉन निकला, उसकी वैल्यू क्या है लैम्डा 1। अब मैं कह रहा हूं ट्रांजिशन ऐसे नहीं हो रहा है, ट्रांजिशन यहां से यहां पर हो रहा है। तो अब N1 की वैल्यू क्या रखी 1, N2 की वैल्यू क्या रखी 2। बीच के स्टेट पे नहीं रुक रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां है, सेकंड से थर्ड से डायरेक्ट कहां आ रहा है, फर्स्ट पे। तो N1 की वैल्यू क्या रखी 1, N2 की वैल्यू क्या रखी 3, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा एक और मिला क्या लैम्डा 2, ठीक है, लैम्डा 2। अब मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आया, तो इसका एनर्जी लेवल अलग है ना, N2 की वैल्यू 3, N1 की वैल्यू 2, इसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिला लैम्डा 3। अब समझना, अब फिर ये 2 2 1, तो 2 2 1 वाला तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, अब फिर ये 2 से 1 आया ना, तो 2 से 1 आया, तो सबसे पहले 2 से 1 वाला ही तो लैम्डा 1 निकाला था। नहीं समझ में आया भाई, यहां से यहां जब आ रहा था, अब ये ट्रांजिशन बोलूं या ये ट्रांजिशन बोलूं, दोनों में वेवलेंथ कितनी निकल रही है, सेम निकल रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा लैम्डा 1। तो अब यूनिक ट्रांजिशन कितने हुए 3, कितने हुए 3। और ये जोड़ना नहीं महाराज, ये जोड़ नहीं सकते हैं इसको कि बोल दो कि सर ये दिख रहा है तो हो रहा है ना, जोड़ नहीं सकते हैं आप इसको। आपने तो निकाला है, अभी निकाल के देख लीजिए, जोड़ने की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो यूनिक ट्रांजिशन कितने हो गए 3। अभी एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता दूंगा, उससे हो जाएगा, ठीक है, इतना झंझट नहीं है, बस समझाने की बात है। चलो ये समझ में आ गया। अब देखो n बराबर 4 टू n बराबर 1, अगर ऐसा हो तो जरा कोशिश करो, तुम लोग निकाल लेंगे, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, बता रहे हैं अभी। कौन बोला 6, शॉर्टकट पढ़ के आयो, 1 2 3 4, कोशिश करो, अभी तो शॉर्टकट तो करेंगे ही। देखो एक तो तरीका यह है कि ये डायरेक्ट यहां से यहां चला जाए ना, एक तरीका है ये यहां से यहां चला है, तीसरा तरीका है ये यहां से यहां चला है, ठीक। एक तरीका और क्या है, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। और क्या तरीका है, यहां से यहां या यहां से यहां, या हो सकता है यहां से यहां और यहां से। अरे ठीक है, देखो, और आपको पता है कि 1 अपॉन लैम्डा किस पे, केवल एनर्जी स्टेट पे डिपेंड करता है, 1 अपॉन जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, एनर्जी स्टेट पे तो डिपेंड करता है।
तो जब 2 से 1 पे आया तो एक लैम्डा 1 मान लेते हैं, 3 से 1 पे आया तो यहां पे क्या लिखा, लैम्डा 2, और 4 से 1 पे आया तो लैम्डा 3, अब 4 to 3 आया तो लैम्डा 4, और 3 to 2 आया, 3 to 2 तो इसको लैम्डा 5, और 2 to 1 तो 2 to 1 तो पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा लैम्डा, अब मैं इसको ऐसे लिख दूं लैम्डा 1, ठीक है, सही है। अब देखो, अब यहां से यहां पर आए तो ये कैलकुलेट हो चुका है क्या, कभी नहीं हुआ है, तो इसको देखेंगे लैम्डा 5, और ये तो कैलकुलेट हो चुका है, ये क्या हो जाएंगे, हाँ लैम्डा 6, और ये लैम्डा 1, अच्छा ये कैलकुलेट हो चुका है, बिल्कुल कैलकुलेट हो चुका, कितना है लैम्डा 4, अच्छा ये कैलकुलेट हो चुका है क्या, लैम्डा 2, लैम्डा 2, तो कितने होगा यूनिक वाले, 1 2 3 4 5 और 6, तो नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन कितने हो गई, 6। चलो n बराबर 5 to n बराबर 1 करो, अरे कहां तक करोगे, अब क्या करें, बार बार इससे नहीं करना है, बता दिया समझने के लिए। अब एक फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन when electron de-excite from n2 to n1, number of spectral line when electron de-excite from n2 to n1, लिखो n2 माइनस n1, फिर है n2 माइनस n1 प्लस 1, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2, n2 माइनस n1 ब्रैकेट में n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी हो जाएंगी, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, करके देखो सही है क्या, 4 to 1 पे हम गए थे, देखो n2 बराबर क्या है 4, n1 बराबर क्या है 1, तो n2 माइनस n1 कितना हो गया 3, और n2 माइनस n1 प्लस 1 कितना 3 प्लस 4 अपॉन 2, तो 2 2 कैंसिल, कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, तो फॉर्मूला सही है, ठीक है। पहले वाले में भी चेक कर लो चाहो तो, 3 to 1 गए थे ना, 3 to 1, इससे पहले वाले में 3 to 1 गए थे, तो n2 माइनस n1 कितना हो जाएगा 2, n2 माइनस n1 प्लस 1 इंटू 3 बाई 2, 2 2 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 3, तो कितनी आ रही थी 3 आ रही थी स्पेक्ट्रल लाइंस। चलिए हाँ हाँ nn माइनस 1 अपॉन 2, हाँ 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 बोलो 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 बोलो, तो क्या बोल रहे साथ, हाँ बोलो 7 to 1, हाँ इसमें क्या बोल 7 माइनस 1 6, अरे कोई एग्जांपल लेके बताओ, अच्छा n बराबर 4 to n बराबर 1 पे है, हाँ बताओ, 4 से 1 माइनस किया मैंने, कितना हो गया 3 हो गया, हाँ प्लस करें 4, हाँ क्या प्लस करें, अच्छा 3 के बाद प्लस लगाए, हाँ 3 से एक छोटा नंबर कितना होता है 2 होता है, हाँ 2 होता है, हाँ हाँ 2 से एक छोटा नंबर क्या होता है 1, इनसे सबको जोड़ दिया है, अच्छा एक का सिग्मा n बता रहे हो ना, कोई बात नहीं, अलग अलग फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला और है n माइनस 1 अपॉन 2, देखो बात समझ लो, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको मोस्ट जनरल फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से भी करो अभी ट्रिक हो जाएगा, n माइनस 1 अपॉन 2, n बराबर हायर स्टेट, n हायर स्टेट रखो जरा निकालो, हायर स्टेट कितना था 4, n बराबर कितना था 4, तो 4 इंटू 4 माइनस 1 कितना होगा 3 अपॉन 2 कितना हो गया 6, इससे पहले वाले में करो कितना था n बराबर
3 इंटू n बराबर 1, हायर स्टेट कितना है 3, तो 3 माइनस 1 कितना, 3 माइनस 1 कितना 2, तो 3 इंटू 2 बाई 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 3। लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला दिया रहता है लेकिन इसको लगाना नहीं है। मतलब एक वहां पे आना चाहिए, n बना तो 1 पे आना हाँ, तो ये फॉर्मूला जो है, हो सकता है तुम्हारी शॉर्टेज सही हो, मैं नहीं जानता शॉर्टेज। अब ये जो फॉर्मूला है किताबों में दिया रहता है, सुन लो बच्चों बात सुन लो, ये फॉर्मूला अभी शिवम की शॉर्टेज तो मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला भी दिया रहता है, आपकी किताबों में दिया है। लेकिन दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन n1 की वैल्यू क्या है, जो आपका जो स्टेट है कहां पर आ रही है 1 पे आ रहा है, तभी ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है। इसलिए मैंने ये नहीं पढ़ाया आपको। ये यहां पे देखो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल हो रहा है लेकिन इस फॉर्मूले को लगाना नहीं है। दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला, कहीं से कहीं आए आपको फर्क नहीं है। n2 आपको पता है, n1 आपको पता है। n2 क्या है लिख लो, हायर एनर्जी स्टेट, n1 क्या है लोअर एनर्जी स्टेट। ये फॉर्मूला पता है आपको, हो गया। अरे फॉर्मूला भूल गए तो क्या करेंगे, फॉर्मूला भूल गए तो कॉन्सेप्ट तो याद है, कॉन्सेप्ट तो निकाल लेंगे, ठीक है। अरे छोटा मोटा होगा तो निकाल ले जाओगे, फॉर्मूला मान लो भूल गए तो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, इसीलिए कॉन्सेप्ट बता दिया गया आपको, निकाल ले जाएंगे। चलिए, तो इसके साथ एमिशन स्पेक्ट्रम खत्म होता है, लिखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हेडिंग डालिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखिए, बना लीजिए, डायग्राम बनाइए, कुछ नहीं इसमें पढ़ाना ही नहीं है, बस एक लाइन बतानी है बस। आ गया सब, अच्छा ठीक। सुनिए, इन लोग को बुला लीजिए, लव को संदीप को, गए वो ले गए, ठीक ठीक ठीक। आप लोग ने स्पेक्ट्रम देखा है, बनाइए जरा सा, दिखा दे आपको। देखिए बात समझिए, बात समझ लीजिए। देखो, हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम है, किसका है, हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, एक सेलेक्टिव वेवलेंथ हमको मिल रही है, सेलेक्टिव वेवलेंथ हमको मिल रही है। तो सारा, तो ये ब्लैक लाइन है, इसको हटा दो, ये कंटिन्यूअस है।
ये हमें देखो ये लाइंस क्या हो रही है, हमको मिल रही है, ये सेलेक्टिव वेवलेंथ हमको इसकी मिल रही है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं विबग्योर, तो क्या विबग्योर ही मिलता है, बात समझो। अरे होता है बेटा, एक होता है रेड, एक होता है लाइट, एक होता है डार्क, एक होता है रेडी रेड। अरे होता है कि नहीं, लड़कियों को ज्यादा पता होगा। कपड़े कलेक्ट करते हैं तो क्या रेडी कपड़ा लेते हो, कपड़े की कितनी वैरायटीज हैं, हाँ? एक होता है पिंक, एक होता है बेबी पिंक, एक होता है सॉलिड पिंक, एक होता है डार्क पिंक, होता है कि नहीं होता है, बात समझो, बातें समझो बच्चों। तो ये जो स्पेक्ट्रम आपका मिल रहा है विबग्योर, क्या है विबग्योर, कहां से शुरू हुआ, वायलेट, वायलेट, इंडिगो, रेड, येलो, ये सारी लाइंस क्या है बच्चों, ये कंटिन्यूअस में होती है, क्या होती है, ये कंटिन्यूअस में होती है ना। ये आपका ये कोई वायलेट से शुरू हुआ और रेड पे खत्म हुआ, तो क्या सेलेक्टिव वेवलेंथ है कि वेवलेंथ की पूरी रेंज है, पूरी क्या है, ये रेंज है। तो ये सारी रेंज थी, इसमें हमें सेलेक्टिव मिला, क्या है, सेलेक्टिव वेवलेंथ हमको मिली। तो ये कौन सा है, एमिशन स्पेक्ट्रम है, कैसा है ये, एमिशन स्पेक्ट्रम है। और ये हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में तो सेलेक्टिव वेवलेंथ निकलती है, सेलेक्टिव वेवलेंथ क्या हो रही है, निकल रही है। तो वही वेवलेंथ जिस कलर को करस्पॉन्ड करेंगी वो कलर हमको दिखाई देगा, वो कलर हमको दिखाई देगा, बाकी कलर हमको दिखाई नहीं देगा। अभी ये अज्यूम करो कि इसमें ये लाइंस है ही नहीं, ये लाइंस यहां पर नहीं है, तो ये पूरा क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। अब जो एमिशन में सेलेक्टिव वेवलेंथ निकली और जो वेवलेंथ निकली वो जिस कलर को करस्पॉन्ड करेंगी, जिस कलर को करस्पॉन्डिंग, उस कलर की लाइन हमको मिलेगी। और हर आइटम के लिए एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होगा, अलग। और एब्जॉर्प्शन वाला क्या है, कंटिन्यूअस वेवलेंथ तो है, कंटिन्यूअस वेवलेंथ है, लेकिन सेलेक्टिव वेवलेंथ को ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सेलेक्टिव वेवलेंथ को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो यहां पर पूरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा और सेलेक्टिव वेवलेंथ क्या होंगी, नहीं मिलेंगी, क्या होंगी, नहीं मिलेंगी। तो जो वेवलेंथ, अब और समझो, जो वेवलेंथ एमिशन में मिलेंगी वही वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन में मिसिंग होंगी, जो वेवलेंथ एमिशन में मिलेंगी वही वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन में गायब होंगी। नहीं समझ में आया कुछ भी, सुनो और समझो। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर गया, यहां से यहां पर गया, तो एक वेवलेंथ हुई, भाई एनर्जी इसकी फिक्स है तो वेवलेंथ भी आपकी फिक्स होगी। तो जब यहां से यहां पर जाएगा तो कुछ λ1 को ये क्या करेगा, λ1 के फोटोन को ये एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो यहां से यहां पर जाएगा। तो जब एब्जॉर्ब कर रहा हो तो क्या बोलूंगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्या बोलूंगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और जब ये लौटेगा यहां से यहां पर लौटेगा तो इसी सेम अभी तो एनर्जी लेवल, तो एनर्जी का डिफरेंस है ना, तो अभी भी λ1 क्या है, सेम है, λ1 क्या है, सेम है। तो अभी भी तो λ1 यहां पर क्या है, सेम, तो उसी λ1 को ये क्या करेगा, निकालेगा। तो एमिशन में बच्चों, एमिशन में क्या कर रहा है, लैम्डा वेव, अच्छा वो जो लैम्डा वेवलेंथ है वो जिस कलर को करस्पॉन्ड करेगी वो कलर हमको क्या हो जाएगा, दिखने लगेगा, वो कलर क्या होगा स्पेक्ट्रम में हमको दिखने। इसी को तो डिस्क्रीट बोलते हैं, इसी क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट, अलग अलग जगह पे और सारा पूरा ब्लैक, बीच बीच में हमको क्या मिल रहा है, कलर मिल रहा है। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में ये सेलेक्टेड वेवलेंथ को क्या, अच्छा सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, नहीं, पूरी समझ लो। इस पे अभी पढ़ा रहा था, इसको देखो, कहीं गायब ना हो जाए, आ जाएगा ना। हाँ, यहां पर हमने क्या किया, कोल्ड एटॉमिक गैस है, यहां पर हमने इसको लाइट दी, लाइट मतलब रेडिएशन दिया, लाइट का मतलब रेडिएशन दिया, और रेडिएशन देने के बाद ये क्या, हर एटम सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, एक सेलेक्टिव वेवलेंथ को ही तो एब्जॉर्ब करेगा। भाई यहां पर न्यूक्लियस है, यहां पर ये अगर उसको इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब, उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा
जिसकी वजह से यहां से यहां पर चला जाए, उसी को तो एब्जॉर्ब करेगा, सबको तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो मान लो कि λ1 वाले को एब्जॉर्ब किया, मान लो λ1 वाले को एब्जॉर्ब किया, तो यहां से रेडिएशन गया, इसमें क्या है, कोल्ड एटॉमिक गैस है, उसने क्या किया, कुछ आपका रेडिएशन या फोटोन को एब्जॉर्ब किया। और ये जो एब्जॉर्प्शन मॉडल है हर एक गैस के लिए अलग अलग होगा, हर एक गैस के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि एनर्जी स्टेट हर एक गैस के लिए क्या है, अलग अलग है। -13.6 Z²/n², जो एनर्जी स्टेट है हर एक गैस के लिए क्या है, अलग अलग है। तो यहां से तुम्हारा यहां पर निकला, तो ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन में वो वेवलेंथ होगी, वो वेवलेंथ होगी जो इसमें क्या हो रहा होगा, एब्जॉर्ब होगा। क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब होगा। फिर प्रिज्म लगा देंगे तो स्प्लिट हो जाएगा, प्रिज्म लगा देंगे वो तीनों वेवलेंथ क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी। तो यहां पर तो पहले क्या था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था, क्या था, कंटिन्यूअस। उसमें से ये 3 लाइन क्या हो जाएंगी, मिसिंग हो जाएंगी, ये 3 लाइन क्या हो जाएंगी, मिसिंग हो जाएंगी। देखो ये सारी लाइनें क्या है, मिस है भाई। जिस वेवलेंथ को ये एमिशन स्पेक्ट्रम में एमिट करेगा, उसी वेवलेंथ को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब करेगा। तो यहां पर जो वेवलेंथ विजिबल होगी, वही वेवलेंथ यहां पर डार्क होगी। इसको उठा के मैं यहां पे लगा दूं तो ये पूरा स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। पूरा स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या बात मेरी समझ में आई? उठाओ इसको उठा के इस पर रखिए, देखिए कैसा लग रहा है, ओवरलैप कर जा रहा है। इसको उठा के इस पे रखें तो पूरी ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो और ये हर एक है, हाइड्रोजन का अलग है, हीलियम का अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा, सबके एब्जॉर्प्शन और एमिशन क्या होंगे, अलग होंगे। लेकिन हम उठा के इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। जो हम लोग ने प्रिज्म में किया है, कहानी की है, इसको समझ लीजिएगा आप लोग। जैसे यहां पर लिखे थे ना, मतलब यहां पर जो लाइंस मिल रही थी बच्चों, यहां से व्हाइट लाइट डाल रहे थे, यहां पर जो लाइंस मिल रही थी वो केवल ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू नहीं है। वायलेट के बाद लाइट वायलेट, फिर डार्क वायलेट, ये इस तरीके से था, इस तरीके से ये वेरिएशन हो रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, तो चलो ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए कि यहां पर क्या मिलेगा आपको, पूरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, बीच बीच में आपको क्या मिलेगी है, अब ये डार्क लाइन है, ये लिख लो, बीच बीच में क्या मिलेंगी, डार्क लाइन मिलेगी। ठीक है, डार्क लाइन ब्रैकेट में मिसिंग वेवलेंथ, ब्रैकेट में मिसिंग वेवलेंथ। ये कौन सी वेवलेंथ है, जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम से क्या है, मिस है। ठीक है, चलिए एक लाइन लिखिए इसमें, लाइन्स विच आर मिसिंग इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइन्स विच आर मिसिंग in the absorption spectrum is the same line as that we got in emission spectrum. Lines which are missing in absorption spectrum is the same line as that we got in emission spectrum. हिंदी में लिख लीजिए एक लाइन, एमिशन में जो लाइन दिखाई पड़ती है, एब्जॉर्प्शन में वही लाइन गायब हो जाती है। एमिशन में जो लाइन दिखाई देती है, एब्जॉर्प्शन में वो लाइन गायब हो जाती है। समझ में आ गया क्यों गायब हो जाती है? ठीक है, एक लाइन और लिखिए, द स्पेसिफिक वेवलेंथ दैट अपीयर्स इन एमिशन स्पेक्ट्रम the specific wavelength that appear in emission spectrum is the same wavelength that are missing in absorption spectrum, is the same wavelength that are missing in absorption spectrum. कहां तक लिखा बेटा? The specific wavelength that appear in emission spectrum
इज द सेम वेवलेंथ दैट आर मिसिंग इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सीधे समझिए, एमिशन में जो लाइन दिखाई देती है, एब्जॉर्प्शन में वो लाइन क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। दोनों को उठा के रख देंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा, कंप्लीट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, बात खत्म हो गई। चलो, वेवलेंथ के फॉर्मूले वगैरह 1/λ ये सारी चीजें क्या है आपकी सेम है, कुछ इसमें अलग से नहीं बताना, ज्यादा डिटेलिंग है ही नहीं। तो इसी के साथ आप लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होता है। ठीक है, चैप्टर खत्म। फॉर्मूला आर सेम, फॉर्मूले तो सेम है। 1/λ बराबर क्या, RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, फॉर्मूला आपके सेम है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए न्यूक्लियाई, हेडिंग डालिए न्यूक्लियाई।